नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल कॉमिक्स लाइफ में। शुरू करते हैं अनिल मोहन जी द्वारा लिखा गया देवराज चौहान सीरीज का एक और मजेदार उपन्यास 6 करोड़ की डकैती पार्ट 4। पार्किंग से निकलकर हीरा भाई ओम भाई ने सड़क पार की और अपने शोरूम वाली सड़क पर प्रवेश कर गए और फिर देखते ही देखते अपनी जेब से चाबियां निकालकर वह ताला खोलने लगे। शंकर ठाकुर पलटा और फक चेहरे से लड़खड़ाता हुआ वापस कार में आ पहुंचा। ट्रांसमीटर ऑन किया। कुछ ही देर बाद देवराज चौहान की आवाज आई। हेलो, मैं शंकर बोल रहा हूँ। तुम इतने घबराए हुए क्यों हो? देवराज चौहान की आवाज आई। हीरा भाई ओम भाई आए हैं, वह शोरूम के ताले खोल रहे हैं। क्या? देवराज चौहान का स्वर हैरानी से भर आया। हाँ, कुछ ही पलों में वह भीतर होंगे। ओह! देवराज चौहान की आवाज में चिंता की भनक थी। दोनों अकेले हैं? हाँ, अब लगता है हमारे हाथ कुछ नहीं लगेगा। क्या करने आए हैं वह दोनों? मुझे क्या पता। ठीक है, तुम लोग तैयार रहो, समझे? कुछ भी हो सकता है। अच्छा, शंकर ठाकुर ने भरे स्वर में कहा और ट्रांसमीटर ऑफ करके कार से उतरकर बख्तरबंद की तरफ बढ़ गया, जगमोहन और बिंदा ठाकुर को ताजे हालातों से आगाह करने के लिए। साधुराम उनकी सारी हलचल देख रहा था। यही हाल वीर सिंह और उसके तीनों साथियों का था। मीरा बेदी, कृपाराम देहाती और हरीश वाडेकर को चूंकि अचानक ही सोए उठाकर कहा गया था, इसलिए कई पलों तक तो उनकी समझ में कुछ भी न आया। नाले के गंदे पानी से सने कपड़े तो सूख चुके थे, परंतु उनमें से बदबू बराबर उठ रही थी। देवराज चौहान ने बारी बारी तीनों को देखा। ट्रांसमीटर पर मुझे बताया गया है कि हीरा भाई ओम भाई शोरूम खोल रहे हैं। देवराज चौहान ने पुनः कहा तो सब चौंक पड़े। मीरा बेदी उछलकर खड़ी हो गई। सत्यानाश! देहाती के होठों से गहरी सांस निकल गई। खेल खत्म। अभी भी हमारे पास समय है, वाडेकर घबराए स्वर में कह उठा। जिस रास्ते से हम आए हैं उसी से निकल चलते हैं, बच जाएंगे। चुप! मीरा बेदी उसे देखकर गुर्राई। मीरा बेदी का चेहरा चट्टान की मानिंद कठोर पड़ा हुआ था। आंखें लाल सुर्ख होकर जल रही थी। वह देवराज चौहान के समीप पहुंचकर ठिठकी। आप क्या करोगे? वह दोनों अकेले हैं, जाहिर है किसी काम से ही आए होंगे। देवराज चौहान ने गंभीर स्वर में कहा। उन पर काबू पाया जा सकता है, परंतु शर्त यह है कि शाम से पहले तुम इन सेफों को खोल दो। यह शर्त क्यों? शाम को हीरा भाई की लड़की की शादी है। अगर हीरा भाई शादी में न पहुंचा तो मालूम करने के लिए लोग सबसे पहले यहाँ ही आएंगे। वह लोग यहाँ आए हैं, उसके घर के कई मेहमान यह बात जानते होंगे। ठीक है, मीरा बेदी ने दृढ़ता से कहा। मैं शाम से पहले ही इन तीनों सेफों को खोल दूंगी। मैं ऊपर जाकर उन दोनों पर काबू पाता हूँ। देहाती, तुम मेरे साथ। मैं तुम्हारे साथ चलूंगी, मीरा बेदी भिंचे दांतों से कह उठी। देवराज चौहान ने विचार भरी मुद्रा में सिर हिलाया। ठीक है, आओ। देवराज चौहान और मीरा बेदी बेसमेंट में से निकलकर ऊपर शोरूम में पहुंचे। तभी बाहर से शटर उठने की आवाज आई। दोनों फौरन दाएं बाएं काउंटरों के पीछे जा छिपे। हाथ में रिवॉल्वरें चमक उठी। भीतर से बंद कर लो, हीरा भाई ने कहा और फिर दोनों ने शीशे के द्वार से भीतर प्रवेश करके दरवाजा लॉक कर दिया। शटर उठा हुआ था। बाहर लोग आते जाते दिखाई दे रहे थे, परंतु शटर के करीब ही शीशे का दरवाजा लॉक था। पलटते हुए हीरा भाई ने कहा, वह हार तो बेसमेंट की तिजोरी में पड़ा है। हाँ, ओम भाई ने सिर हिलाया। नीचे ही चलते हैं। ओम भाई ने हाथ में कपड़े की छोटी सी थैली थाम रखी थी। दोनों शोरूम पार करके बेसमेंट में जाने के लिए पीछे बने दरवाजे की तरफ बढ़ने लगे। यार, कुछ बदबू सी आ रही है, हीरा भाई बोला। हाँ, मुझे भी ऐसा ही महसूस हो रहा है, ओम भाई ने आसपास निगाहें दौड़ाते हुए कहा। ऐसी बदबू गंदे नाले से ही उठती है। यहाँ पर तो बदबू आने का सवाल ही पैदा नहीं होता, हीरा भाई ने उलझन भरे स्वर में कहा। कुछ समझ में नहीं आ रहा। दोनों चेहरों पर उलझन के भाव लिए बेसमेंट की सीढ़ियों तक पहुंचे कि ठिठक गए। उनकी निगाहें सीढ़ियों पर जा टिकी, जहां सूखा कीचड़ पड़ा था। ऐसा लगता था
जैसे किसी के जूते से उतरकर यहाँ गिरी हो। यह तो सूखा कीचड़ लगता है, हीरा भाई बोला। परसों शाम को जब शोरूम बंद किया था तो यहाँ कुछ भी नहीं था। आखिरी समय में हम दोनों ही बेसमेंट में गए थे। हीरा भाई हैरानी और उलझन से कह उठा, भीतर भी कोई नहीं आ सकता। हमने अपने हाथों से बाहर का शटर और भीतर का दरवाजा खोला है। आओ नीचे चलकर देखते हैं, ओम भाई ने जल्दी से कहा। दोनों बेसमेंट की सीढ़ियां उतरते हुए नीचे पहुंचे तो ठिठक गए। उनके चेहरों पर भूचाल के चिन्ह आ गए। सामने ही कृपाराम देहाती और वाडेकर बैठे हुए थे। अपने पीछे आ खड़े हुए देवराज चौहान और मीरा बेदी का एहसास न हो सका। कौन हो तुम लोग? हीरा भाई घबराया सा चीख पड़ा। यहाँ क्या कर रहे हो? वह देख, ओम भाई ने सुराग की तरफ इशारा किया। यह लोग इसी रास्ते से यहाँ आए हैं। सेफों में पड़ा माल लूटना चाहते होंगे। तुम पुलिस को फौरन फोन करो हीरा भाई, मैं इन लोगों को संभालता हूँ। ओम भाई ने क्रोध भरे स्वर में कहते हुए रिवॉल्वर निकाल ली। पुलिस? हीरा भाई चौंका। यह लोग यहाँ तक आ गए तो पुलिस स्टेशन में अलार्म क्यों नहीं बजा? पुलिस क्यों नहीं आई? हमारी मर्जी के बिना यहाँ कोई नहीं आ सकता। पीछे से देवराज चौहान की सर्द आवाज सुनकर दोनों पलटे कि देवराज के जूते की ठोकर ओम भाई के रिवॉल्वर वाले हाथ पर पड़ी। ओम भाई करहा उठा। रिवॉल्वर उसके हाथ से छूटकर नीचे जा गिरी, जिसे कि देहाती ने फौरन उठाकर अपनी धोती में फंसा ली। कौन हो तुम लोग? हीरा भाई का चेहरा भय से सफेद पड़ गया। दो दो रिवॉल्वरें उन पर तनी हुई थी। हम इन तिजोरियों में पड़ा माल लूटने आए हैं। तुम लोग गलत समय पर आए हो, देवराज चौहान गुर्राया। अब जिंदा नहीं बच सकोगे। दोनों के चेहरों पर मौत का भय नाच उठा। हमें मारकर तुम्हें क्या मिलेगा? ओम भाई ने सूखे होठों पर जीभ फेरकर जल्दी से कहा। माल ले जाना है, ले जाओ। सबने हैरानी से उन्हें देखा। हमारे माल ले जाने का तुम्हें कोई गम नहीं होगा? मीरा बेदी के होठों से निकला। हीरा भाई ओम भाई ने विवशता भरी निगाहों से एक दूसरे को देखा। गम तो होगा, हीरा भाई बोला, लेकिन खास नुकसान नहीं होगा। हम जवाहरात और गोल्ड का होलसेल का काम भी करते हैं। अक्सर माल दूसरे शहरों में भेजते रहते हैं, इसलिए माल का बीमा हम पहले ही करवा लेते हैं। यानी कि तिजोरियों में पड़े माल का बीमा हुआ है? दोनों ने सहमति में सिर हिलाया। थोड़ा बहुत नुकसान होगा, रुपए में 25 पैसे वह तो बर्दाश्त कर ही लेंगे। तुम लोग हमारी जान मत लो और जो चाहे करो। ओम भाई को मौत का भय सता रहा था। कई पलों तक वहां सन्नाटा छाया रहा। तुम दोनों यहाँ क्या करने आए थे? देवराज चौहान ने पूछा। आज मेरी बेटी की शादी है, हीरा भाई घबराहट भरे स्वर में कह उठा। उसके लिए हार लेने आए थे? हार इन तिजोरियों में है? देवराज चौहान चौंका। हीरा भाई ने हिचकिचाकर सिर हिलाया। फिर तो उसकी चाबी भी तुम लोग अपने साथ लाए होंगे। हीरा भाई के चेहरे पर हिचकिचाहट देखकर ओम भाई ने जल्दी से कहा, दोस्त अपने पर काबू रख, यह लोग खतरनाक हैं, खामखा हमारी जान ले लेंगे। जो करते हैं इन्हें करने दे। तिजोरियों में 6 करोड़ का माल है, ले जाने दे। 75% तो हम बीमी वालों से वसूल कर लेंगे। 1.25 करोड़ की चपत लगेगी हमें, उसकी परवाह नहीं। करोड़ों कमाए हैं हमने, जान से कीमती तो कोई चीज नहीं होती। ले जाने दे सब कुछ इन्हें। हीरा भाई सूखे होठों पर जीभ फेर कर रह गया। चाबी दो, देवराज चौहान ने सख्त स्वर में कहा। यह लो। ओम भाई ने हाथ में पकड़ी थैली आगे बढ़ाई। इसमें तीनों तिजोरियों की चाबियां हैं, जो मर्जी करो, बस हमें कुछ मत कहना। पागल हो गया है तू? हीरा भाई ने ओम भाई के हाथ से चाबियों वाली थैली झपट ली। बीमा कंपनी के आदमी जब देखेंगे कि तिजोरियां चाबियों से खोली गई हैं तो हमें कुछ नहीं मिलेगा, बल्कि वह हमें झूठा साबित कर देंगे कि बीमा कंपनी से पैसा झाड़ने के लिए हमने ही अपना माल चोरी किया है। ओम भाई हीरा भाई को देखता रह गया। बात ठीक थी, बीमा कंपनी वालों को तो बहाना चाहिए होगा, जो कि मिल जाएगा। तभी मीरा बेदी कह उठी, चिंता मत करो, मैं ऐसा इंतजाम कर दूंगी कि बीमा कंपनी वालों को हर हाल में यही लगेगा कि तिजोरियां बिना चाबी के खोली गई हैं। कहने के साथ ही मीरा बेदी आगे बढ़ी
और हीरा भाई के हाथों से थैली छीनकर तिजोरियों की तरफ बढ़ गई। सबके दिल जोरों से धड़क रहे थे। घंटे का काम अब मिनटों में होने जा रहा था। देवराज चौहान रिवॉल्वर थामे दोनों के सामने खड़ा था। यह सब ठीक नहीं हो रहा ओम भाई, हीरा भाई कांपते स्वर में कह उठा। अबे, तो क्या यह सब मैं करवा रहा हूँ? ओम भाई झल्लाकर बोला। चुपचाप बैठा रह और जान बचा, बाकी बातें बाद में करेंगे। मीरा बेदी ने तिजोरियां खोली। तिजोरियों में सोने के बिस्कुट सजाकर रखे हुए थे और थैलियों में जवाहरात भरे पड़े थे। सब हक्के बक्के खुली तिजोरियों को देखते रह गए। मीरा बेदी देहाती और वाडेकर से बोली, माल को प्लास्टिक के थैलों में भरो। थैले तो नीचे ही पड़े हुए हैं। वाडेकर के होठों से निकला, तो सोचता क्या है, मैं रस्सी लटकाता हूँ, जल्दी कर, देहाती बोला। अगले ही पल देहाती ने रस्सी लटकाई, जिसे थामकर वाडेकर नाले में जा उतरा। ओम भाई हीरा भाई फटी फटी आंखों से सब कुछ देख रहे थे। तुम अपनी बेटी के लिए जो हार लेने आए थे वह ले लो, देवराज चौहान ने हीरा भाई से कहा। हीरा भाई बुत की तरह बैठा रहा। आकर हार ले ले, सुना नहीं? ओम भाई ने उसे कंधे से पकड़कर हिलाया तो हीरा भाई को होश आया। वह आगे बढ़ा और खुली तिजोरी में से एक थैली कांपते हाथों से उठा ली। तभी वाडेकर रस्सी थामे ऊपर चढ़ाया। छोटा सा थैला उसने कंधे पर लटका रखा था। उसमें प्लास्टिक के दो बड़े बड़े बैग थे। हीरा भाई ओम भाई अपनी आंखों के सामने सब कुछ लुटता देखते रहे। दोनों थैले ठसाठस भर चुके थे और काफी भारी थे। वाडेकर थैला थामे रहा था और मीरा बेदी, कृपाराम देहाती उसमें माल भरते रहे थे। इस बीच देवराज चौहान रिवॉल्वर थामे ओम भाई हीरा भाई के सिर पर खड़ा रहा था। थैले भरकर जब उनका मुंह बंद करके उन्होंने फुर्सत हासिल की तो देवराज चौहान ने हीरा भाई ओम भाई की तरफ देखा। हमारे जाने के बाद तुम पुलिस को हमारा हुलिया बताओगे? दोनों कुछ न बोले। हमारे बारे में पुलिस को बताने से तुम दोनों को क्या नुकसान है, वह मैं समझा देता हूँ। उसके बाद जो मन करे वही करना, देवराज चौहान ने शांत स्वर में कहा। अगर तुम दोनों ने पुलिस को हमारे हुलिये बताए तो जाहिर है कि तुम दोनों ने हमें देखा और डकैती के समय हमारे साथ थे। तब पुलिस और बीमा कंपनी सीधे तौर पर यह समझेगी कि तुम दोनों भी लुटेरों से मिले हुए हो। बीमा कंपनी की रकम हड़पने के लिए यह सब तुम लोगों ने खुद ही किया है। अगर बचना चाहते हो तो खुद को इस डकैती से दूर ही रखना। हमारा हुलिया तो क्या, इस बात का भी जिक्र न करना कि तुम दोनों ने हम में से किसी को देखा है। पुलिस और बीमा कंपनी वाले कभी भी विश्वास नहीं करेंगे कि तुम लोग अपनी बेटी के ब्याह के लिए तिजोरी में पड़ा हार लेने आए थे। वह तो यही समझेंगे कि चाबियां लेकर तुम लोग तिजोरियां खोलने आए थे ताकि हम माल आसानी से ले जा सके। हीरा भाई ओम भाई के चेहरे फक। समझदारी इसी में है कि चुपचाप जाकर अपनी बेटी की शादी करो और कल सुबह जब शोरूम खोलो तभी इस डकैती का सबको पता चले और तब तुम दोनों हाय तौबा मचाना, लुट गए, बर्बाद हो गए। तब जाकर ही तुम लोगों को बीमे के 5 करोड़ हासिल हो सकते हैं। देवराज चौहान की बात सरासर सही थी। तुम तिजोरियों को ऐसी हालत कर दो कि जिससे लगे तिजोरियां बिना चाबी के खोली गई हैं, देवराज चौहान मीरा बेदी से बोला। मीरा बेदी अपना औजारों वाला थैला लेकर आगे बढ़ी और तिजोरियों में व्यस्त हो गई। तिजोरी के बाहर की होल में उसने कई तरह के निशान डाले। भीतर से लीवर इस तरह खराब कर दिए जैसे की होल से कोई चीज भीतर डालकर लीवरों को खराब किया गया हो। यह काम उसने बेहद तसल्ली से किया। फिर तिजोरी के ऊपर लगी चक्की की ऐसी हालत कर दी कि लगे बाहर से ही चक्की को नकारा किया गया है। हीरा भाई ओम भाई बुत से बने बैठे रहे। उतरे वापस नाले में, वाडेकर बोला। दिन का समय है, इतने माल के साथ हम सड़क के किनारे बने गटर से निकलेंगे तो वहां दुनिया इकट्ठी हो जाएगी, देवराज चौहान ने कहा। हम लोग मुख्य द्वार से ही बाहर निकलेंगे और हमारे निकलने के कुछ देर बाद ही हीरा भाई ओम भाई बाहर निकलेंगे। कहने के साथ ही देवराज चौहान ने ट्रांसमीटर ऑन किया। हेलो, भीतर क्या हो रहा है? दूसरी तरफ से जगमोहन की आवाज आई। सब ठीक है, हम बाहर निकल रहे हैं,
तुम कार को हीरा भाई ओम भाई के शोरूम के दरवाजे के ठीक सामने छोड़कर दूर हट जाना। ठीक है। बख्तरबंद को पार्किंग से निकालो और वापस जाने वाली सड़क पर धीमी धीमी आगे बढ़ाना शुरू कर दो। उसका पिछला दरवाजा नीचे गिराकर रखना ताकि कार को बख्तरबंद में ले जाया जा सके। इनको मैंने सब कुछ समझा रखा है। तुम और ठाकुर भाई बख्तरबंद में आना, समझे? ठीक है। मैं कार शोरूम के सामने लगाता हूँ। देवराज चौहान ने ट्रांसमीटर ऑफ करके ओम भाई हीरा भाई को देखा। बीमे के 5 करोड़ हासिल करना चाहते हो तो तुम लोगों को 2 बातों का ध्यान रखना होगा। एक तो हमारे बारे में किसी को मत बताना। दूसरी बात, यहाँ से निकलकर सीधे अपने घर जाना, राजी खुशी अपनी बेटी की शादी करना और कल सुबह शोरूम खोलने पर ही लुटने बर्बाद होने का शोर मचाना। अगर तुम दोनों ने ऐसा किया तभी बीमा कंपनी से 5 करोड़ हासिल होगा, वरना सब यही शक करेंगे कि यह डकैती तुम लोगों ने खुद करवाई है। हीरा भाई ओम भाई को काटो तो खून नहीं। थैले उठाकर शोरूम के ऊपर के हिस्से में चलो, हमें यहाँ से फौरन निकलना है। वह लोग थैलों को उठाए ऊपर पहुँच गए। देवराज चौहान मीरा बेदी से बोला, कार तुम चलाओगी, देहाती और वाडेकर तुम्हारी बगल में बैठेंगे। पीछे वाली सीट पर थैले के साथ मैं होऊंगा। हमें क्षण भर के लिए भी नहीं रुकना। यहाँ से निकलते ही गोली की तरह फुर हो जाना है। तुम्हें कार को भीड़ से दाईं तरफ तेजी से सीधे सड़क पर बढ़ाना है। उसी सड़क पर आगे जाने पर तुम्हें बख्तरबंद ट्रक नजर आएगा जो कि सामान्य गति से जा रहा होगा और उसके पीछे वाला चौड़ा दरवाजा खुलकर नीचे सड़क से लग रहा होगा। तुम्हें कार को बख्तरबंद के भीतर ले जाना है। चलते बख्तरबंद के भीतर? हाँ, ले जाऊंगी। फिर क्या होगा? कुछ नहीं, बख्तरबंद खुद ही हम लोगों को मंजिल पर पहुंचा देगा। पहले पार्किंग में खड़ी कार हिली। यह देखते ही साधु राम सतर्क हो गया। उसके देखते ही देखते कार गली में प्रवेश करके हीरा भाई ओम भाई के शोरूम के सामने जा रुकी। फिर जगमोहन कार से निकला और धीमे से लापरवाही भरे ढंग से चलता हुआ गली के बाहर आकर बख्तरबंद की तरफ बढ़ा। बख्तरबंद तब तक स्टार्ट हो चुका था। साधु राम का दिल जोरों से धड़क उठा। वह समझ गया कि माल लेकर देवराज चौहान और उसके साथी बाहर आने वाले हैं। उधर वीर सिंह और उसके तीनों आदमी भी संभले और सावधान हो गए। उनके हाथ जेबों में पड़े हथियारों पर जा टिके। यह बख्तरबंद ट्रक ठाकुर भाइयों का है, वीर सिंह दांत भींचकर बोला। वह लोग देवराज चौहान से माल हथियाना चाहते हैं, जबकि देवराज चौहान को यह माल हमारे दिलदार सिंह के पास ले जाना है। इससे पहले कि यह लोग कुछ करें, पहले ही इन्हें गोलियों से भून दो। अभी? हाँ, बिल्कुल अभी, वीर सिंह ने सख्त स्वर में कहा। अभी ट्रक पार्किंग में है, निकल गया तो फिर दिक्कत होगी। लेकिन वह कार क्यों हीरा भाई के शोरूम के सामने छोड़कर आया है? इस बारे में बाद में सोचेंगे, पहले इन्हें भून दो, वीर सिंह गुर्राया। उधर साधु राम अपनी जगह से हिलने की सोच रहा था कि अपने करीब ही आहट पाकर फौरन उसने सिर घुमाया। पास ही सादे कपड़ों में इंस्पेक्टर मुरली खड़ा था। तुम? साधु राम के होठों से निकला। हाँ, मैं भी सुबह यहाँ आ गया था, मुरली ने धीमे स्वर में कहा। जो आदमी कार को हीरा भाई ओम भाई के शोरूम के सामने छोड़कर आया है, जानते हो वह कौन है? नहीं, वह जगमोहन है, देवराज चौहान का खास साथी। क्या मतलब? साधु राम चौंका। सीधा सा मतलब है, देवराज चौहान दिलदार सिंह को गुल दे रहा है, खुद दिलदार सिंह के लिए डकैती कर रहा है और जगमोहन को ठाकुर भाइयों के साथ लगा दिया कि जब वह माल को लेकर निकले तो उन्हें संभाल सके। बख्तरबंद ट्रक का मतलब भी अब मेरी समझ में आ रहा है। यह तो बहुत टेढ़ा मामला है। हाँ, पहलवान कहाँ है? कहीं काम से गया है। साधु राम ने जानबूझकर नहीं बताया कि पहलवान बख्तरबंद ट्रक की छत से चिपका धूप का मजा ले रहा है। आगे सुन। दिलदार का खास आदमी है वीर सिंह। वह अपने 3 साथियों के साथ यहाँ मौजूद है। उसने एक तरह से बख्तरबंद को घेर रखा है, यानी कि वह यह समझ रहा है कि ठाकुर भाई देवराज चौहान से माल छीनेंगे। वह अभी तक नहीं समझा कि ठाकुर भाई
देवराज चौहान के ही इशारे पर काम कर रहे हैं। शायद वह जगमोहन को नहीं जानता। ओह, वीर सिंह ठाकुर भाइयों को अपना निशाना बनाएगा और हमें उस कार पर ध्यान लगा देना चाहिए जिसे कि जगमोहन शोरूम के बाहर खड़ा कर आया है। आओ यहाँ से चलते हैं। मेरे ख्याल से वह लोग माल के साथ बाहर निकलने वाले हैं। 2 आदमी अभी शोरूम में गए थे। वह कौन है? शोरूम के मालिक। भीतर देवराज चौहान था। उसने सारी स्थिति को अपने अनुकूल बना लिया होगा। हमें कोशिश करनी है कि उन सबको मार दें और माल से भरी कार लेकर फूट ले, नहीं तो माल हाथ नहीं आएगा। वह लोग बख्तरबंद ट्रक का क्या इस्तेमाल करना चाहते हैं? शायद माल से भरी कार को बख्तरबंद ट्रक के भीतर घुसेड़ लेंगे ताकि रास्ते में कार रुकवा कर कोई चेकिंग ना करे और ऐसा होने पर वह फंसे नहीं। साधु राम का दिमाग तेजी से दौड़ने लगा। यानी कि देवराज चौहान कार को बख्तरबंद में छिपाकर ठिकाने पर ले जाना चाहता है। बख्तरबंद के ऊपर पहलवान है। अगर कार को बख्तरबंद में ले गए तब भी उसकी जीत। अगर उन सबको मारकर वह कार उड़ा ले तब भी उनकी जीत। दोनों तरफ से बाजी उसके हाथ में थी। चलो, साधुराम बोला। अगले ही पल साधुराम और इंस्पेक्टर मुरली की तरफ बढ़ गए। जल्दी से बख्तरबंद को सड़क पर ले लो। स्टीयरिंग सीट पर बिंदा ठाकुर बैठा था। उसकी बगल में शंकर ठाकुर और खिड़की की तरफ जगमोहन था। जगमोहन के शब्द सुनते ही बिंदा ठाकुर ने स्टार्ट ट्रक को गियर में डाला और पार्किंग से बाहर निकालने लगा। तभी बख्तरबंद के सामने वीर सिंह और उसके तीनों साथी आ गए। पलक झपकते ही उन्होंने रिवॉल्वरें निकाली और विंड स्क्रीन से नजर आ रहे तीनों पर फायर करना आरंभ कर दिया। तब शंकर ठाकुर सिगरेट सुलगाने में व्यस्त था। जगमोहन और बिंदा ठाकुर एकाएक उन्हें सामने आकर रिवॉल्वरें निकालते देखकर चौंके और अगले ही पल नीचे झुक गए। शंकर ठाकुर पर उनका ध्यान नहीं था। उसे वह सावधान नहीं कर सके। कई गोलियां शंकर ठाकुर के शरीर में धंस गई। एक गोली ने उसकी खोपड़ी उड़ा दी, जिसके छींटे जगमोहन और बिंदा ठाकुर पर पड़े। शंकर ठाकुर चीख भी न सका और उसका मृत शरीर बिंदा की गोद में जा गिरा। बिंदा ठाकुर हक्का बक्का आंखें फाड़े अपने भाई की लाश को देखता रह गया। आंखों में अविश्वास के भाव छा गए। वह तो कभी शंकर ठाकुर के मरने या खुद उससे जुदा होने की सोच भी नहीं सकता था। एकाएक बिंदा ठाकुर की आंखों में भूचाल के चिन्ह व्याप्त हो गए। आंखों में चिंगारियां नाच उठी। चेहरा मौत का दूसरा रूप बन गया। उसके होठों से भेड़िए सी गुर्राहट निकली। उसने शंकर ठाकुर की लाश को अपने से पीछे हटाया और क्लच से पैर हटाकर एक्सीलेटर पर दबा दिया। बख्तरबंद ट्रक तीर के समान अचानक आगे बढ़ा और सामने खड़े दिलदार सिंह के आदमियों पर जा चढ़ा। चीखों से वहां का माहौल गर्म हो उठा। कुत्तों! बिंदा ठाकुर पागलों के समान चीखा। तुम लोगों ने मेरे भाई को मार दिया। मैं तुम सबकी बोटियां बोटियां कर दूंगा। विक्षिप्तों की भांति बिंदा ने ट्रक पीछे किया और पुनः उनके ऊपर चढ़ा दिया। तभी जगमोहन की निगाह वीर सिंह पर पड़ी, जो बचकर भागने की फिराक में था। दांत भींचकर जगमोहन के हाथ में आ चुकी रिवॉल्वर सीधी की और एक साथ 2 गोलियां चला दी। दोनों गोलियां वीर सिंह के शरीर में जा धंसी। अब तक आसपास राह चलते लोगों में, आसपास की दुकानों और ऑफिसों में फायरों की आवाजों से भगदड़ मच गई थी। बिंदा ठाकुर, जो कि पागलों की तरह तीसरी बार कुचली लाशों पर ट्रक चढ़ाने जा रहा था, उसे देखकर जगमोहन चीखा, भाग ले यहाँ से बेवकूफ! मैं इन कुत्तों को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। इन्होंने मेरे भाई को मार तो दिया है तुमने इसे, और किसे मारोगे? जगमोहन ने उसका कंधा हिलाकर जोर से कहा। फायरों की आवाज दूर दूर तक गई है। भाग चल, वरना ऐसे फंसेंगे कि बाहर नहीं आ सकेंगे। देवराज चौहान बाहर निकल रहा होगा। वह काम भी तो अभी करना है। बिंदा ठाकुर ने दांत भींचकर सामने पड़ी लाश को देखा, फिर हाथ से सामने का टूटा शीशा हटाया और बख्तरबंद ट्रक को घुमाकर पार्किंग से निकालता हुआ सड़क पर ले जाता चला गया। कृपाराम देहाती और हरीश वाडेकर ने एक एक थैला संभाल रखा था। दोनों शोरूम से बाहर निकले और सामने खड़ी कार की पिछली सीट पर थैले को डालकर वह आगे वाली सीट पर बैठ गए। उसी पल मीरा बेदी भीतर से निकली
और ड्राइविंग सीट पर जा बैठी और कार स्टार्ट कर दी। कुछ समय पहले ही उन लोगों ने बाहर गोलियां चलने की आवाज सुनी थी, जिसके कारण उनके मन बुरी आशंका से भरे हुए थे। कार स्टार्ट होते ही देवराज चौहान बाहर निकला। इससे पहले कि कार की पिछली सीट पर पड़े थैले के करीब बैठता, फायर का तेज धमाका वहां गूंजा। गोली कार के पीछे वाले शीशे से भीतर आई और अगली सीट पर बैठे वाडेकर की खोपड़ी में जा धंसी। पल भर के लिए हर कोई स्तब्ध रह गया। देवराज चौहान के हाथों में पलक झपकते ही रिवॉल्वर आ गई। उसी समय दूसरा धमाका गूंजा। गोली मीरा बेदी के कंधे को रगड़ती हुई सामने का शीशा तोड़ती हुई बाहर निकलती चली गई। देवराज चौहान की आंखों में शोले नाच उठे। उसने दो आदमियों को देख लिया था, एक दाढ़ी वाले साधुराम को और दूसरे मुरली को। दोनों ने बचाव के लिए खंभों की ओट ले रखी थी। दांत भींचकर देवराज चौहान ने रिवॉल्वर सीधी की और गोली चला दी। गोली मुरली के घुटने में लगी। वह तड़पकर खंबे की ओट से बाहर निकला ही था कि दूसरी गोली उसकी छाती में जा धंसी। तुम लोग जाओ, देवराज चौहान ने अपने साथियों से चीखकर कहा। जैसा मैंने समझाया था वैसा ही करना, मैं बाद में आऊंगा। देवराज चौहान के कहने की देर थी कि मीरा बेदी ने तूफानी गति से कार आगे बढ़ा दी। देवराज चौहान ने फौरन ओट ले ली। साधु राम ने बदलती स्थिति को पहचाना। मुरली की लाश पर निगाह मारी। भरा बाजार था। कुछ देर पहले पार्किंग में गोलियों की आवाजें वह सुन चुका था और अब यहाँ फायरिंग। कुछ ही देर में यह इलाका पुलिस के घेरे में होना था। यहाँ से निकल जाने में ही भला था। अब सब कुछ पहलवान पर ही निर्भर था कि अगर यह लोग बख्तरबंद ट्रक का इस्तेमाल करते हैं तो पहलवान इनका ठिकाना मालूम करके आ सकता है। साधु राम धीरे धीरे खिसकता हुआ पीछे हटने लगा। देवराज चौहान ने उसे भागने की तैयारी में देखा तो उसे कुछ नहीं कहा। वह भी महसूस कर रहा था कि यहाँ से फौरन निकल जाना ही बेहतर है, परंतु इस शोर शराबे से हीरा भाई ओम भाई की बीमे की रकम डूबने के चांसेस काफी ज्यादा हो गए थे। कुछ ही क्षणों में साधु राम और देवराज चौहान अपने अपने रास्तों पर बढ़ चुके थे। मीरा बेदी गोले की भांति कार भगाए जा रही थी। उसके जबड़े कसे हुए थे। चेहरा पत्थर की तरह सख्त हो चुका था। उसकी रफ्तार देखकर आते जाते वाहन खुद ही रास्ता छोड़ते जा रहे थे। धीरे चला, कृपाराम देहाती झल्लाकर बोला। कार में वाडेकर मरा पड़ा है। स्पीड देखकर पुलिस ने कार रोक ली तो पीछे पड़ा माल भी हाथ से जाएगा। परंतु मीरा ने कार की गति कम नहीं की। कौन है हमला करने वाले? देहाती ने दांत भींचकर पूछा। कम से कम मेरे भेजे आदमी नहीं थे, मीरा बेदी सख्त लहजे में कह उठी। तो क्या मेरे भेजे आदमी हैं? देहाती ने मुंह बिगाड़ा। कार तेजी से भागी जा रही थी। देवराज चौहान ने तो कहा था कुछ आगे जाने पर हमें बख्तरबंद ट्रक मिलेगा जिसका पिछला फाटक सड़क से लगा होगा। हम आसानी से कार भीतर ले जा सकेंगे, लेकिन यहाँ तो कुछ नजर भी नहीं आ रहा। हम काफी आगे आ गए हैं। शोरूम से बाहर निकलने से पहले हमने गोलियां चलने की आवाज सुनी थी। तो हो सकता है बख्तरबंद ट्रक में कोई गड़बड़ हो गई हो। ओह, कृपाराम देहाती के होठों से गहरी सांस निकल गई। अब क्या होगा? क्या होगा? यही कि हमें ठिकाना तो मालूम नहीं कि जाना कहाँ है। मीरा बेदी ने हंसकर पहली बार देहाती को देखा। बहुत भोले हो। क्या मतलब? कार हमारे पास है, माल पिछली सीट पर। हम दो के बीच तीसरी सिर्फ लाश है वाडेकर की, जिसे अब दौलत से कोई मतलब नहीं। कहीं चलकर माल बांट लेंगे। तुम्हारा मतलब कि बाकियों से धोखा करें? धोखा कहाँ हुआ? प्लान के मुताबिक हमें रास्ते में बख्तरबंद नहीं मिला। अब हमें कहीं तो जाना ही है। देवराज चौहान कहाँ मिलेगा यह हमें भी नहीं मालूम। उसे ढूंढने के चक्कर में दिलदार सिंह या पुलिस के हाथों में पड़कर मरना है क्या? कृपाराम देहाती के होठ गोल हो गए। मेरा दिल तो धाड़ धाड़ बजने लगा है। देहाती मुस्कुरा पड़ा। कार ड्राइव करते हुए एकाएक मीरा बेदी के होठ भींच गए। आंखें जल सी उठी। सामने ही बख्तरबंद ट्रक नजर आया, जो कि सामान्य गति से सड़क पर चला जा रहा था। उसका पीछे का फाटक खुलकर सड़क को छू रहा था। कार को सीधा बख्तरबंद के भीतर ले जाया जा सकता था। बख्तरबंद पर निगाह पड़ते ही
देहाती के चेहरे के भाव बदल गए। वह रहा बख्तरबंद ट्रक देहाती के होठों से निकला। मीरा बेदी ने दांत भींचकर कृपा राम को देखा। अब क्या करना है? करना क्या है? हो लो भीतर। देहाती ने गहरी सांस ली। मीरा बेदी के चेहरे से स्पष्ट जाहिर था कि उसे देहाती की बात पसंद नहीं आई। वह बख्तरबंद की बगल से गुजर जाने की ख्वाहिशमंद थी, परंतु देहाती का साथ न मिलने के कारण उसने कार की गति तेज की। बख्तरबंद के करीब जा पहुंची। बख्तरबंद के नीचे की ओर खुले दरवाजे से कार के पहिए टकराए। कार को तीव्र झटका लगा। अगले ही पल कार तेजी से बख्तरबंद के भीतर समाती चली गई। भीतर पहुंचते ही मीरा बेदी ने फौरन कार के ब्रेक दबा दिए। फिर भी कार का अगला हिस्सा बख्तरबंद ट्रक के भीतरी हिस्से से जोर से टकराया। उसी पल उसका पिछला दरवाजा धीरे धीरे बंद होता चला गया और बख्तरबंद की गति हद से ज्यादा तेज होती चली गई। चंद ही पलों में मीरा बेदी और कृपाराम देहाती के शरीर पसीने से भीगते चले गए। डिब्बा बंद ट्रक था। हवा आने जाने का कोई प्रबंध नहीं था और बगल में वाडेकर की लाश मौजूद थी। मेरा तो दम घुट रहा है, देहाती ने कहा और कार का दरवाजा खोलकर सावधानी से बाहर आ गया। ट्रक तेजी से दौड़े जा रहा था। झटका लगने से गिरे नहीं, इसलिए देहाती ने कार की बॉडी से टेक लगाकर बीड़ी सुलगाई। मीरा बेदी ने भी बाहर आकर सिगरेट सुलगाई। कृपाराम, वह देहाती के करीब पहुंची। तुम्हें दौलत अच्छी नहीं लगती? लगती है, तभी तो 36 घंटे गंदे नाले में बंद रहा। फिर तो तुमने सुनहरी मौका खो दिया, कार को माल के साथ भगा ले जाने का। हाँ, तुम ले भागती, मैंने कब मना किया था? तुमने हाँ भी तो नहीं कही थी। मीरा बेदी ने उखड़े लहजे में कहा। अगर मैं कार को बख्तरबंद में न ले जाकर दूसरी दिशा में ले जाने की कोशिश करती तो तुम अपनी धोती में फंसी ओम भाई वाली रिवॉल्वर का इस्तेमाल कर सकते थे। तब मैं कार संभालती या तुम्हारी रिवॉल्वर से बचती। इस पर कार में लाश भी मौजूद हो, तब शायद हम इस दौलत से भी हाथ धो बैठते। बेशक कहो। क्या? मीरा बेदी चौंकी। हाँ, तुम साफ बात करके तो देखती। मैंने कहा मना करना था। मीरा बेदी अंधेरे में आकर उसका चेहरा तलाश करने लगी। हमें अभी और भी मौका मिल सकता है। ठीक है, तब कोशिश करेंगे। पक्की बात? पक्की, देहाती ने कहा। यह तो बहुत गड़बड़ वाली बात हो गई। 10 मिनट में ही बेगमपुल पर हुई सारी घटना की खबर दिलदार सिंह को मिल गई। हमारे आदमी मारे गए। ठाकुर भाइयों ने सारे किए किराए पर पानी फेर दिया। सामने खड़े दोनों आदमी खामोश रहे। तो देवराज चौहान कार के नीचे रह गया था। हाँ, सामने खड़ा आदमी बोला। कार को लड़की ले उड़ी थी। वही बम चीज ले उड़ी होगी। फिर देवराज चौहान भी वहां से भाग गया और उन पर गोलियां बरसाने वाला भी भाग गया। देवराज चौहान की गोली से जो मरा वह इंस्पेक्टर मुरली था। इंस्पेक्टर मुरली? दिलदार सिंह चौंका। हाँ। ओह, तो साले के बहुत बड़े पर लग गए थे, जो सारा माल हथियाना चाहता था। अच्छा हुआ मर गया। दूसरा नहीं मालूम कौन था। नहीं, दाढ़ी मूछ वाला था कोई। ठाकुर भाइयों के साथ कौन था मालूम नहीं हो सका, लेकिन एक आदमी और था। दिलदार सिंह सोच भरी मुद्रा में टहलने लगा। लूट का माल यहाँ आना था, परंतु अब उसे स्पष्ट नजर आ रहा था कि माल उसके यहाँ नहीं पहुँचने वाला। वह समझ नहीं पाया कि गड़बड़ कहाँ हुई है। अगले 2 घंटे उसने बेसब्री से इंतजार किया। ना तो माल वाली कार सहित मीरा बेदी पहुंची और ना ही देवराज चौहान। यह सारा मामला तो बहुत ही गंभीर बन गया है। दिलदार सिंह ने अपने खास आदमियों को बुलाकर सब कुछ समझाया। वह कार हमारी थी, उसमें मौजूद हमारा आदमी कन्हैया गायब है। अब मीरा बेदी कार ले उड़ी है, साथ में देहाती वाडेकर है। मालूम करो, ढूंढो इन्हें। देवराज चौहान की भी तलाश करो। जल्दी ही इन लोगों की कोई खबर लेकर आओ मेरे पास। मैं बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहा हूँ। पेंटर मोहनलाल ने बख्तरबंद की वापसी देखी। उसके आगे वाले हिस्से पर गोलियों के निशान और टूटा शीशा देखा। वह समझ गया कि यह लोग तगड़ी तोड़ फोड़ करके वापस लौटे हैं। जब ट्रक लौटा तो शाम के 3 बज रहे थे।
ट्रक गैराज के फाटक के सामने रुका तो जगमोहन ने नीचे उतरकर फाटक खोला तो बिंदा तूफान की भांति ट्रक भीतर ले जाता चला गया। जगमोहन ने फाटक बंद किया और पैदल ही भीतर की तरफ बढ़ गया। मोहनलाल फौरन आगे आया और फाटक में हो रहे छेद से भीतर देखने लगा। रह रहकर पीछे भी देख लेता था कि कोई उसे देख तो नहीं रहा। बिंदा ठाकुर का चेहरा आग के समान तप रहा था। ट्रक रोकते ही उसने इंजन बंद किया और पैरों के पास पड़े शंकर ठाकुर के मृत शरीर को टटोला। बिंदा के पूरे शरीर में कंपन उठा, आंखें भर आई। शंकर, मेरे भाई, यह तुझे क्या हो गया? बिंदा ठाकुर रो पड़ा। कई पलों तक वह शंकर के मृत शरीर को टटोलता रहा। एकाएक वह भेड़िए के समान गुर्राया, दिलदार सिंह, मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। तेरे आदमियों ने मेरे भाई को मारा है। मैं तभी दरवाजा खुला और जगमोहन ने भीतर झांका। मुझे वास्तव में अफसोस है बिंदा, जगमोहन उसकी हालत देखकर बोला। अगर हम सावधान होते तो शायद यह सब न होता। बिंदा ने फफकते हुए स्टीयरिंग पर सिर रख दिया। यह वही वक्त था जब बख्तरबंद की छत से चिपका पहलवान कोई आवाज किए नीचे कूदा और एक तरफ पड़े कबाड़ के पीछे जा छिपा। फाटक के छेद से देख रहे मोहनलाल ने जब पहलवान को देखा तो चौंका, फिर आंखें सिकुड़कर छोटी हो गई। वह लोग बख्तरबंद में हैं, पीछे का दरवाजा खोल दे। जगमोहन ने ट्रक में बैठे बिंदा ठाकुर का घुटना थपथपाया। बिंदा ठाकुर ने भारीपन से बटन दबा दिया। बख्तरबंद का पिछला दरवाजा खुलकर जमीन से जा लगा। मीरा बेदी और कृपाराम देहाती छलांग मारकर नीचे आ गए। उन्होंने जगमोहन को पहली बार देखा था, परंतु मीरा बेदी बिंदा ठाकुर को देख चुकी थी। बिंदा ठाकुर नीचे आ गया। अंदर हमारी कार में माल के साथ एक लाश पड़ी है, मीरा बेदी बोली। किसकी? हमारे ही साथी की। जगमोहन ने फिर कुछ न कहा। जगमोहन, बिंदा ठाकुर भारी स्वर में बोला, यह वक्त ऐसा नहीं है कि मैं अपने भाई का अंतिम संस्कार कर सकूं। पुलिस और दिलदार सिंह का खतरा हमारे सिरों पर महीनों छाया रहेगा। जगमोहन ने उसे गहरी निगाहों से देखते हुए सिर हिलाया। एक लाश कार में है। इन दोनों को हमें यहाँ से निकालना होगा, वरना 2 दिन बाद इनके शरीरों से उठने वाली बदबू हमें फंसवा सकती है। एकाएक बिंदा की आवाज में गुर्राहट भर आई। अपने भाई की मौत का बदला तो मैं दिलदार सिंह से लेकर ही रहूंगा। वह कमीना बचेगा नहीं। मीरा बेदी चौंकी। शंकर, शंकर ठाकुर मर गया? हाँ, जगमोहन ने गंभीरता से सिर हिलाया। फिर बिंदा से बोला, मेरे ख्याल में लाशें यहाँ से रात को ही निकालना ठीक रहेगा। तब तक देवराज चौहान भी आ जाएगा। क्षण भर की खामोशी के बाद मीरा बेदी बोली, मैं सबसे पहले नहाना चाहती हूँ। मैं भी। कृपाराम देहाती ने सिर हिलाया। 3 दिन बदबूदार नाले में रहकर दिमाग खराब हो गया है। बिंदा ठाकुर ने उन्हें बाथरूम तक पहुंचा दिया। कार से माल बाहर निकालना है, जगमोहन बोला। मैं ऊपर चढ़कर थैले नीचे गिराता हूँ, तुम उन्हें केबिन में पहुंचा दो। बिंदा ठाकुर सिर हिलाकर रह गया। हद से ज्यादा भारी थैले बख्तरबंद में मौजूद कार से निकालकर केबिन में पहुंचाने में उन्हें 20 मिनट लगे। तभी मीरा बेदी वहां पहुंची। वह नहा चुकी थी। पुराने कपड़े ही पानी में निचोड़कर पुनः पहन लिए थे। आधे से ज्यादा उसका बदन नुमाया हो रहा था। केबिन के पीछे लाश पड़ी थी। लाश? मीरा बेदी की बात सुनकर दोनों चौंके। हाँ, लगता है किसी ने जमीन में दबाई थी और बाद में किसी ने जमीन खोदकर लाश को देखा है। लाश तो शंकर ने दबाई थी। दिलदार सिंह के आदमी कन्हैया की लाश। मैंने ही उसे मारा था। जगमोहन की आंखें सिकुड़ गई। लेकिन खोदकर किसने देखा है? अब इस बात का जवाब था ही किसके पास? तीनों पुनः केबिन के पीछे पहुंचे। लाश को देखा। वास्तव में किसी ने लाश को खोदकर निकाला है। अब हमें सावधान रहने की जरूरत है, जगमोहन बोला। अंधेरा होने पर उन दोनों लाशों के साथ इसे भी बाहर निकाल देना होगा। चिंता मत करो, मीरा बेदी ने सिर हिलाकर कहा। अंधेरा हो जाने पर मैं लाशों को ठिकाने लगाऊंगी। बख्तरबंद ट्रक में जो कार मौजूद है उसी में तीनों लाशें डाल देना। उस कार से भी हम छुटकारा पा लेंगे। और इस बख्तरबंद से? करीब आता हुआ देहाती बोला।
वह भी नहा चुका था और अपनी गीली धोती को बांधकर अब मूंछों पर हाथ फेर रहा था। अब यहाँ से इस ट्रक को निकालना खतरे से खाली नहीं, जगमोहन बोला। कुछ दिन बाद ही इस ट्रक से छुटकारा पाया जाए तो ठीक रहेगा। देवराज चौहान शाम को 5 बजे वहां पहुंचा। तुमने इतनी देर कहाँ लगा दी? जगमोहन ने उसे देखते ही पूछा। यह तसल्ली करने के बाद यहाँ आया हूँ कि कोई पीछे ना हो, देवराज चौहान ने कहते हुए सब पर निगाह मारी। वाडेकर को गोली लगी थी, मीरा बेदी बोली। मालूम है, वह उसी समय मर गया था। देवराज चौहान ने सिर हिलाया। उसकी लाश कहाँ है? बख्तरबंद में मौजूद कार में। एक लाश केबिन के पीछे पहले से ही दबी पड़ी है, कन्हैया की। किसी ने मिट्टी खोदकर लाश निकालकर उसे देखा है, जगमोहन बोला। किसने? मालूम नहीं। इसका मतलब कोई हम पर निगाह रख रहा है, हम किसी की नज़र में हैं। देवराज चौहान ने आंखें सिकोड़कर कहा। तुम लोगों ने आसपास निगाह मारी? अभी तो नहीं। शंकर ठाकुर कहाँ है? एकाएक देवराज चौहान ने पूछा। बिंदा ठाकुर भर्राए स्वर में कह उठा। ट्रक में मरा पड़ा है। क्या? देवराज चौहान चौंका। हाँ, बिंदा के दांत भिज गए। वह दिलदार सिंह का आदमी था, वीर सिंह। साथ में 3 और थे। उन्होंने गोलियां बरसाई थी। मार तो दिया सबको, लेकिन उस कुत्ते दिलदार सिंह को मैं नहीं छोड़ूंगा। मरेगा मेरे हाथों। देवराज चौहान ने गहरी सांस लेकर बख्तरबंद ट्रक के खुले दरवाजे के पास पहुंचकर भीतर झांका। शंकर ठाकुर की लाश फुटबोर्ड पर पड़ी थी। लाश देखकर वह वापस आया। शंकर ठाकुर के मरने का उसे वास्तव में अफसोस था। वह हिम्मती, जिगरदार व्यक्ति था। माल कहाँ है? केबिन में, जगमोहन बोला। इन तीनों लाशों को यहाँ रहना ठीक नहीं। मीरा अंधेरा होने पर इन्हें ठिकाने लगाएगी। देवराज चौहान सिर हिलाकर रह गया। हम पर गोलियां चलाने वाले कौन थे? मीरा बेदी ने पूछा। इंस्पेक्टर मुरली, साथ में एक और था। मुरली? मीरा बेदी चौंकी। हाँ, देवराज चौहान ने कड़े स्वर में कहा। मेरी गोली से मारा गया वह। दूसरा भाग निकला। मुझे वहां से निकलने की जल्दी ना होती तो वह भी ना बचता। लेकिन मुरली को इस मामले में आने की क्या जरूरत थी? वह पुनः बोली। दौलत का लालच सबको ले डूबता है। उसने सोचा होगा कि हम पर गोलियां चलाकर हमसे माल छीन ले जाएगा। कई पलों तक कोई कुछ न बोला। तुम लोग गैराज के आसपास निगाह मारो। देखो तो शायद वह मिल जाए जिसने कन्हैया की लाश को खोद कर देखा है। जगमोहन और मीरा बेदी बाहर की तरफ बढ़ गए। कुछ देर बाद वह लौटे। गैराज के आसपास उन्हें कोई भी नजर नहीं आया। उन्हें आता देख मोहनलाल फौरन दूर जा छिपा था। और पहलवान? वह तो कबाड़ में सरिये की भांति चिपका पड़ा था। केबिन में चलकर बैठा जाए, यहाँ खड़े रहने से कोई फायदा नहीं, देहाती बोल उठा। माल खोला जाए, देहाती ने कहा। सब केबिन में मौजूद धूल भरी कुर्सियों को साफ करके वहां बैठ गए। देहाती को कुर्सी नहीं मिली तो टेबल साफ करके वह उस पर जा बैठा। देवराज चौहान ने सब पर निगाह मारी और शांत स्वर में बोला। जैसा ठीक समझो। मेरे ख्याल से पहले लाशें वगैरह ठिकाने लगा ली जाए, उसके बाद ही माल का बंटवारा किया जाए। ठीक है, आज रात बंटवारा कर लेंगे और सुबह अपने अपने रास्ते पर। एकाएक बिंदा ठाकुर ने मुंह खोला। बंटवारा कैसे होगा? निगाहें देवराज चौहान पर जा टिकी। दिलदार सिंह का 1 करोड़ रुपया अलग करके। नहीं, बिंदा ठाकुर की आवाज में भेड़िए सी गुर्राहट भर गई। उस कुत्ते को 1 पैसा भी नहीं दिया जाएगा। उसने मेरे भाई को मारा है। मैं? बिंदा? देवराज चौहान ने उसकी बात काटकर गंभीर स्वर में कहा। उससे तुम्हारी दुश्मनी है, मेरी नहीं, हम सबकी नहीं। माल का बंटवारा मेरे हिसाब से होगा। उसके बाद जाति तौर पर तुम कैसे दिलदार सिंह से बदला लेते हो, इस बात से मुझे कोई मतलब नहीं। अपनी दुश्मनी को सबकी मत बनाओ। बिंदा ठाकुर गुर्राकर रह गया। शंकर की मौत का मुझे वास्तव में बहुत दुख है, लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि मैं हेरा फेरी पर उतर आऊं। तुम दोनों भाइयों को साथ मिलाना मेरा अपना प्लान था। अगर दिलदार सिंह ने किसी ऐसे मामले में टांग अड़ाई होती जिससे कि डकैती असफल होती, तो फिर उसे हिस्सा न मिलता।
बल्कि अपनी समझ में तो उसने यह सोचा होगा कि तुम लोग मेरे रास्ते का पत्थर बनने जा रहे हो। इसलिए उसके आदमियों ने तुम लोगों पर हमला किया और शंकर ठाकुर मारा गया। मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगा कुत्ते को। बिंदा का चेहरा विक्षिप्तों की भांति हो रहा था। देवराज चौहान ने सबको देखा। 1 करोड़ दिलदार सिंह का, बाकी का हम बांट लेंगे। यह क्या कह रहे हो? बिंदा ठाकुर दांत पीसकर कह उठा। तुमने 1.25 करोड़ मुझे और शंकर को देने का वायदा किया था। 2.5 करोड़ मेरा बनता है। 2.5 करोड़ तुम्हारा कैसे हो गया? देवराज चौहान की आवाज सख्त हो गई। सुना नहीं तुमने? 2.5 मेरा, 2.5 मेरे भाई का। शंकर मर चुका है तो क्या हो गया? मरो के हिस्से नहीं होते बिंदा। देवराज चौहान ने पूर्वता लहजे में कहा। वह मेरा भाई था और काम करते हुए मरा है। इन कामों में लोग मरते ही हैं। मैं भी मर सकता था। जो मर जाए उसका हिस्सा आपस में बांट लिया जाता है, उसके सगों को नहीं मिलता। मैं नहीं मानता इस बात को। बिंदा ठाकुर क्रोध से खड़ा हो गया। हम दोनों भाइयों को तुमने 2.5 करोड़ देने की बात कही थी। देवराज चौहान ने सर्द निगाहों से बिंदा ठाकुर को देखा। तुम्हारा कोई रिश्तेदार हो तो उसका पता बता दो। क्यों? ताकि तुम्हारी मौत के बाद तुम्हारा हिस्सा उसे दिया जा सके। क्या मतलब? बिंदा ठाकुर दांत पीस उठा। शंकर की मौत के बाद तुम उसका हिस्सा लेना चाहते हो। अगर तुम मर जाओ तो तुम्हारा हिस्सा भी लेने के लिए कोई तो होना चाहिए। बिंदा ठाकुर की आंखें सुलग उठी। तुम मुझे धमकी दे रहे हो? समझा रहा हूं, समझ जाओ। देवराज चौहान ने गुर्राहट भरे स्वर में कहा। बिंदा ठाकुर ने उसकी आंखों में झांका। तो तुम मुझे सिर्फ मेरा ही हिस्सा दोगे, शंकर ठाकुर का नहीं? नहीं। ठीक है, 1.25 करोड़ मेरे हवाले करो। 1.25 नहीं, 1। हम 5 हैं, सबके हिस्से 1-1 आएगा। तुमने मुझसे वादा किया था कि 1.25 करोड़ मुझे दोगे। हमने अपनी योजना में बाकी साथियों को भी मिलाया है ताकि यह लोग मौके पर कोई मुसीबत खड़ी ना करते। इसलिए हिस्सा बराबर का ही होना चाहिए। मैं कुछ नहीं जानता। बिंदा ठाकुर दृढ़ता भरे स्वर में कह उठा। तुमने जो वायदा किया था उसे पूरा करो। 1.25 करोड़ देने को कहा है तो 2.25। दोनों ने एक दूसरे की आंखों में झांका। सब खामोशी से उनको निहार रहे थे। ठीक है, तुम्हें 1.25 करोड़ ही मिलेगा, लेकिन हिस्से कैसे होंगे? यह कैश दौलत तो है नहीं, हीरे जवाहरात और सोना है। इनकी कीमत कैसे निकाली जाएगी? देहाती एकाएक कह उठा। अंदाज से, जगमोहन बोला। इससे कम ज्यादा हो सकता है, बिंदा ठाकुर कह उठा। होने दो, देवराज चौहान ने तीखे स्वर में कहा। बिल्कुल सही। हिस्से करने के लिए हम किसी जौहरी को तो बुलाने से रहे। वैसे जो हिस्सा सबसे ज्यादा हल्का लगे वह मुझे दे देना, मुझे कोई ऐतराज नहीं होगा। मुझे थोड़ा सा सोना दे सकते हो? कृपाराम देहाती ने कहा। क्यों? देवराज चौहान की आंखें सिकुड़ गई। वाडेकर ने बातों बातों में मुझे बतलाया था कि उसकी बूढ़ी माँ है। माँ का उसके सिवाय कोई नहीं है। वाडेकर के घर का पता मुझे अभी तक याद है। तो मुझे 2 लाख का सोना दे दो। मेरे हिस्से से कम कर लेना। मैं अपने पल्ले से वाडेकर की बूढ़ी माँ को देना चाहता हूँ ताकि उसका बुढ़ापा आसानी से निकल सके। वाडेकर के संबंध में कह दूंगा कि वह कहीं दूर गया है, कुछ महीनों के बाद आएगा। जब हिस्से हो जाएं तो जो मर्जी करना, जगमोहन बोला। हिस्से तो आज रात ही हो जाने हैं, लेकिन तब दिमाग में होगा कि इस शहर से जल्दी निकलना है। तब वाडेकर की माँ को कुछ देना कठिन हो जाएगा। देवराज चौहान ने विचार भरी निगाहों से उसे देखा। यह तुम अपने हिस्से से दे रहे हो? हाँ, ठीक है, दे दो इसे, निकाल ले। 2 लाख से ज्यादा का माल नहीं होना चाहिए। नहीं होगा। देहाती टेबल से नीचे उतरकर थैली की तरफ बढ़ गया। सबको केबिन में व्यस्त पाकर कबाड़ में लिपटा पहलवान का शरीर हिला और बाहर निकलकर फुर्ती के साथ फाटक की तरफ बढ़ा और पलक झपकते ही फाटक खोलने के पश्चात बाहर था। इस काम में उसने इतनी फुर्ती दिखाई कि फाटक के बाहर छेद से भीतर देख रहे मोहनलाल को भी इतना मौका न मिला कि वह जल्दी से दूर हट पाता। उसे देखकर पहलवान ठिठका। मोहनलाल मुस्कुराया। तू यहाँ क्या कर रहा है?
पहलवान के होठ से धीमा सा स्वर निकला। वही जो तू कर रहा है? पहलवान ने सोचा, फिर मुस्कुराकर उसके पास आया। यहाँ से हट और सामने आ जा, पेड़ के नीचे। दोनों पेड़ के नीचे पहुंचे। तू किस चक्कर में है? मोहनलाल ने पूछा। पहलवान ने हर बात उसे साफ बता दी, जिसे सुनकर मोहनलाल ने सिर हिलाया। अब आई सारी बात समझ में। क्या बात? मोहनलाल ने भी उसे सारा मामला बताया। मेरा विचार सही निकला कि अब यह लोग कहीं से डकैती करके लौटे हैं। बिंदा ठाकुर और दूसरे ने 2 भारी भारी थैलों को केबिन में पहुंचाया है। वैसे मेरा इरादा था किसी प्रकार इन लोगों से थोड़ा बहुत माल हथिया लिया जाए, ताकि अपना बुढ़ापा चैन से गुजर जाए। थोड़ा बहुत तो क्या, पूरा ही हथिया लेंगे। पहलवान ने अपनी सड़ी सूखी छाती फुलाकर कहा। उस्ताद अपने साथ है, वह भी इसी चक्कर में है। तू हमारे साथ मिल जा। साधुराम मानेगा इस बात को? उसका तो बाप भी मानेगा। पहलवान हंसा। अबे, तू पहले से ही मामले में लिपटा हुआ है। अगर ऐन मौके पर तूने कोई गड़बड़ कर दी तो माल हमारे हाथ भी नहीं आएगा। मैं सब समझा दूंगा उस्ताद को। ठीक है, मैं तुम लोगों के साथ हूँ। जो मिले उसमें से थोड़ा बहुत मुझे दे देना। बढ़िया। अब तू मेरे ठिकाने पर जा, वहाँ पर उस्ताद होगा, उसे यहाँ ले आ। और तू? मैं यहाँ नज़र रखूँगा। ठीक है, मैं साधुराम को लेकर आता हूँ। देवराज चौहान ने कलाई पर बंधी घड़ी में समय देखा। शाम के 7:30 बज रहे थे। बाहर अंधेरा घिरना शुरू हो गया था। वह केबिन में पहुंचा। मीरा बेदी, जगमोहन, देहाती और बिंदा ठाकुर खामोशी से बैठे थे। मैं बाहर जा रहा हूँ, देवराज चौहान ने कहा। सबकी निगाहें उस पर जा टिकी। सबसे पहले दिलदार सिंह को फ़ोन करूँगा, उसके बाद खाना खाकर लौटूंगा। मुझे अभी लाश ठिकाने लगाने जाना है, मीरा बेदी बोली। कृपाराम देहाती ने पास रखे लिफाफे को थपथपाया। मुझे वाडेकर की माँ को सोना देने जाना है। हम लोगों को यहाँ 12 बजे तक इकट्ठे हो जाना है, देवराज चौहान ने सिगरेट सुलगाकर कहा। माल का बंटवारा सबके सामने होगा। किसी को आने में देरी भी हो सकती है, देहाती बोला। सबके आने पर ही माल के हिस्से किए जाएंगे, देवराज चौहान ने कहा। फिर मीरा को देखा। लाशें ठिकाने लगाने का काम सावधानी से करना। मालूम है मुझे। कैसे करोगी? बख्तरबंद में मौजूद कार में मैं तीनों लाशों को भरकर कार कहीं दूर ले जाकर छोड़ दूंगी, मीरा बेदी ने जवाब दिया। ठीक है, यह कार दिलदार सिंह की है, जो होगा वही भुगतेगा। आधे घंटे बाद देहाती सोने का लिफाफा उठाए गैराज से बाहर निकल गया। मीरा बेदी ने बिंदा ठाकुर से कहा, आओ, कार बख्तरबंद से बाहर निकालनी है। मेरा क्या काम? बिंदा ठाकुर उखड़े स्वर में बोला। जगमोहन को ले जाओ। मीरा बेदी और जगमोहन केबिन से बाहर निकल गए। मीरा बेदी ने जगमोहन के सहारे बख्तरबंद से कार को बाहर निकाला। कार की हेडलाइट नहीं जल रही, तुम ठीक कर सकते हो? नहीं, जगमोहन ने कहा। शायद बिंदा जानता हो। जगमोहन केबिन में पहुंचा। कार की हेडलाइट ठीक कर सकते हो? क्यों? मीरा को कार पर लाशें ले जानी है। कार में हेडलाइट होनी जरूरी है। रात का वक्त है, लाइट ना होने से पुलिस उसकी कार को रोक लेगी। कर देता हूँ, बिंदा ठाकुर ने उखड़े लहजे में कहा और उठकर केबिन से बाहर आ गया। बख्तरबंद में प्रवेश करने के पश्चात कार का अगला हिस्सा भीतर से जोरों से टकराया था। इसी कारण दोनों हेडलाइट के शीशे और बल्ब टूट गए थे। दोनों लाइट टूट चुकी थी। बिंदा ठाकुर ने जगमोहन से कहा, गैराज से बाहर निकलकर तुम सीधे जाना। कोने पर ही स्पेयर पार्ट्स की दुकान है, वहां से हेडलाइट के 2 बल्ब ले आओ। शीशों की जरूरत नहीं, कबाड़ में बहुत पड़े हैं। जगमोहन बाहर निकल गया। बिंदा ठाकुर ने कबाड़ में से कार की हेडलाइट के 2 शीशे निकाले और उन्हें साफ करके कार के टूटे शीशे खोलने लगा। जगमोहन कुछ ही देर में कार की हेडलाइट के बल्ब ले आया। बिंदा ठाकुर जब कार की हेडलाइट ठीक करके हटा तो रात के 9 बज रहे थे। मीरा बेदी ने सिर हिलाकर दोनों से कहा, लाशें कार में डालो और ऊपर कोई कपड़ा डालकर लाशों को ढक दो। बिंदा ने बख्तरबंद से शंकर की लाश निकाली। कई बार उसे प्यार से चूमा। आंखों से आंसू बह निकले। दिल पर पत्थर रखकर उसने शंकर की लाश को कार में डाला।
जगमोहन केबिन के पीछे से कन्हैया की लाश खोदकर निकाल लाया। कन्हैया की लाश की हालत 2 दिन मिट्टी में दबे रहने के कारण बुरी हो गई थी। जिस पिलपिलासा हो गया था और हल्की हल्की बदबू सी उठनी शुरू हो गई थी। लाशें कार में डालने के बाद उन्हें ऊपर से कपड़ा डालकर ढक दिया गया। बिंदा ठाकुर ने आगे बढ़कर फाटक खोला तो मीराबाई दी कार को बाहर ले जाती चली गई। फाटक बंद करके बिंदा ठाकुर जगमोहन के पास आया। मुझे भूख लगी है, तो मैं क्या करूं? खाना ले आओ। और क्या करना है? बिंदा झल्लाकर बोला। तुम ले आओ। क्यों? तुम्हें जाते क्या होता है? इतनी सारी दौलत के पास तुम्हें अकेला छोड़कर मैं नहीं जा सकता। जगमोहन ने उसकी आंखों में झांका। तुम खाना ले आओ, मैं यहाँ बैठा हूँ। जवाब में बिंदा ठाकुर दांत पीसकर रह गया। थोड़ी देर तसल्ली रखो, मुझे भी भूख लगी है। देहाती आता ही होगा, उससे मंगवा लेंगे। जगमोहन एकाएक मुस्कुराकर कह उठा। मैं देवराज चौहान बोल रहा हूँ, दिलदार सिंह। ओह, अपना देवराज चौहान। देवराज चौहान की आवाज़ कानों में पड़ते ही दिलदार सिंह खुशी से चिल्ला पड़ा। तुम कहाँ हो? शुक्र है तुम्हारा फ़ोन तो आया। मैं तो तेरे फ़ोन की बहुत ही ज़्यादा इंतज़ार कर रहा था। कहाँ से बोल रहे हो? तेरे आदमियों ने आज दिन में वहाँ गड़बड़ की। मेरे आदमियों ने? देवराज चौहान भाई, तू तो अब मजाक भी करने लगा। खैर, पहले यह बता, माल तो ठीक ठाक है ना? तो यह थी अब तक की कहानी। आगे की कहानी जानने के लिए बने रहें मेरे साथ। और हाँ, मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।